जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं आकाश गंगाओं के में देवयानी वगैरह है। जो देवयानी है हमारा पड़ोसी जो है, और उसके अलावा जो हमारा दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे है उसके बारे में। उसके बाद देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो पहले देखते हैं, देखिए देवयानी यानी कि एंड्रोमेडा। ठीक है, एंड्रोमेडा जो है वो हमारे आकाश गंगा में सबसे समीप का आकाश गंगा है। ठीक है, जो हमारा आकाश गंगा है मंदाकिनी, उसके सबसे समीप जो है वह है देवयानी यानी कि एंड्रोमेडा। देखिए यह 2.2 मिलियन वर्ष प्रकाश वर्ष की दूरी पर यह स्थित है। ठीक है, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की यह दूरी पर स्थित है, यानी कि 2.2 × 10⁶ यह दूसरा जो सबसे निकटतम हमारा आकाशगंगा है वह है NGC M33। ठीक है, कहीं कहीं पर MGC H33 आता है, कहीं कहीं पर NGC M33 आता है। ठीक है, देखिए सूर्य जो है वह मंदाकिनी आकाशगंगा में है। ठीक है, सूर्य हमारा क्या है, वह एक तारा है सूर्य। ठीक है, लेकिन हम उसे एक विशिष्ट रूप से लेते हैं, इसलिए सूर्य को हम तारा के रूप में ही जानते हैं, लेकिन तारा के रूप में ना कहकर, बार बार तारा न कहकर उसे हम लोग ने स्पेशल नाम दिया है सूर्य, इसलिए सूर्य के रूप में जानते हैं। तो मंदाकिनी देखते हैं, मंदाकिनी यानी कि मिल्की वे, जिसे हम लोग दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं। यह एक सर्पिलाकार है। ठीक है, इस प्रकार से यह एक क्या है, सर्पिलाकार यह आकाशगंगा है। ठीक है, तो सभी आकाशगंगाओं का आकार लगभग सर्पिलाकार ही होता है, स्पिरल ही होता है। एरियन नेबुला, ठीक है, इसका एक क्षेत्र है ओरियन नेबुला। यह ओरियन नेबुला जो है मिल्की वे यानी कि मिल्की वे आकाशगंगा का सबसे शीतल व चमकीला भाग है। ठीक है, सबसे ठंडा भाग है, और यहीं से सर्वाधिक प्रकाश जो है निकलता है, वह है ओरियन नेबुला। इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है। ठीक है, 1 2 3 जो है घूर्णनशील भुजाएं होती है। तीनों जो है धीरे धीरे ऐसे, मतलब ये लोग घूम रहे हैं चक्री के समान। ठीक है, तो इसके बाहरी भुजा में जो होते हैं, सबसे नए तारे जो होते हैं इसके बाहरी भुजा में स्थित होते हैं। और इसके अलावा जो सबसे मतलब इसके बाद जो लाल दानव के अवस्था वाले जो तारे होते हैं वो इसके मध्य भुजा में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे लाल दानव की स्थिति में पहुंचते जाते हैं, ये बाहरी स्थित तारे जो हैं, पिछली क्लास में हमने स्टार्स के बारे में देखा था, तो उसमें देखा था कि बाहरी भुजा वाले जो तारे हैं वो जो है धीरे धीरे मध्य में शिफ्ट होने लगते हैं। तो इस प्रकार जो है मध्य भुजा में आने लगते हैं। इसके बाद जो अंतिम अवस्था होता है उसमें यह केंद्रीय भुजा में आकर स्थित हो जाता है। केंद्रीय भुजा जिसे बल्ज के नाम से जाना जाता है, और इसे बल्ज में ब्लैक होल पाया जाता है। यह ब्लैक होल श्वेत वामन काला वामन दोनों को अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चुंबकीय शक्ति होती है। ठीक है, एनर्जी निकलती है उसमें से। तारों का जो अंत होता है वह ब्लैक होल के रूप में होता है, सबसे अंदर मतलब मध्य भाग में चला जाता है ब्लैक होल के रूप में, फिर उसका अंत हो जाता है। ठीक है, मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी का सर्वप्रथम खोज या फिर देखा जिसने हुआ है गैलीलियो। मतलब इतना बड़ा अपना आकार करके थोड़ी देखेगा, दूरदर्शी निकाला और देखा और बताया, परिकल्पना की मंदाकिनी की। ठीक है, देखिए जो मंदाकिनी है उस मंदाकिनी का चक्कर लगाता है सूर्य। ठीक है, सूर्य जो है एक रफ्तार में मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है, फुल स्पीड में चक्कर लगा रहा है सूर्य। ठीक है, और उस सूर्य का चक्कर लगा रहा है हमारे ग्रह। तो देखिए किस स्पीड में सूर्य बूम स्पीड से भागता है, उसके चारों ओर फिर ग्रह जो है भागते रहते हैं। इमेजिन कीजिए इस चीज़ को। ठीक है, देखिए सूर्य जो है चक्कर लगा रहा है वो है एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में सूर्य जो है चक्कर लगा रहा है। देखिए क्लॉक जो है वो इस प्रकार से चलता है, तो ये क्लॉकवाइज है, और सूर्य जो है एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस प्रकार से, यानी कि ऐसे ऐसे चक्कर लगाया जा रहा है। मतलब ये पूरे ब्रह्मांड इस प्रकार से सूर्य जो है इसमें चक्कर लगा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और इसकी रफ्तार जो है वो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में बूम से 250 किलोमीटर, इतना स्पीड है सूर्य का। ठीक है ना, दिव्य चीज। तो एक चक्कर लगा, जब ये जो आकाशगंगा है मिल्की वे है हमारा, इसका एक चक्कर लगाने में सूर्य को लग जाते हैं पूरे 25 करोड़ साल। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं सूर्य को मंदाकिनी के चक्कर लगाने में। ठीक है, इसे ही कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, एक ब्रह्मांड वर्ष यानी कि 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, देखिए इसमें एक प्रॉक्सिमा सेंचुरी नामक तारा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी नामक जो तारा है वह सबसे नज़दीकी तारा है सूर्य का। ठीक है, अब देखते हैं तारामंडल, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, ताराओं के समूह को जो है तारामंडल के नाम से जाना जाता है। देखिए सूर्य जो है, सूर्य से दूरी पर, अलग अलग दूरी पर बहुत सारे तारे स्थित हैं और विशेष विशेष आकृति बनाते हैं। इन्हीं तारों के समूह को क्या कहा जाता है, तारामंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विशेष आकृति होती है इनकी। इन वर्तमान में इस तारामंडल की जो संख्या है, ठीक है, विशेष विशेष अपना अपना ग्रुप है, उसकी संख्या है 88। ठीक है, सेंट्रो और हाइड्रा जो है इसमें प्रमुख तारामंडल हैं।
ध्रुव तारा देखिए, इसमें ध्रुव तारा नाम आपने सुना ही होगा, पोलर स्टार के नाम से जिसे जाना जाता है। यह सदैव जो है पृथ्वी के उत्तर दिशा में मतलब चमकता है। देखिए हम लोग मैप में जब भी देखते हैं तो ऊपर जो है उत्तर दिशा होता है, और मैप ऊपर की ओर इस प्रकार से अगर मुंह करके खड़े हो जाए तो दाहिना हाथ हमारा जो है वह राइट, बायां हाथ जो है वह लेफ्ट, और नीचे की तरफ दक्षिण भाग हो जाता है। तो उत्तर की तरफ जो तारा चमकता है वही होता है ध्रुव तारा, ठीक है। और इसलिए क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है इसलिए इसमें चमकता है। देखिए लिटिल बार नामक जो तारा समूह है उसका यह सदस्य है। जैसे कि हाइड्रा और सेंट्रो जो है तारा मंडल है, उसी प्रकार से लिटिल बार नामक एक तारा समूह है, उसका सदस्य है ध्रुव तारा, ठीक है। प्राचीन काल में जो है दिशा ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। प्राचीन काल में कि एक बार मतलब ध्रुव तारा नजर आ गया तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में रहता है, उत्तर दिशा मिल गया उसके बाद बाकी दिशाओं का ज्ञान कर लिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब तो बहुत सारे कंपास वगैरह आ गए हैं तो दिशाओं का ज्ञान इजिली हो ही जाता है, ठीक है। देखिए इसे जो है दिशा सूर्य सूचक के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जो ध्रुव तारा होता है उसे दिशा सूर्य सूचक, ठीक है, दिशा सूर्य सूचक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं साइरस नामक तारा। ये जो साइरस नामक तारा है ये सबसे चमकीला तारा है, इसलिए इसे डे स्टार के नाम से जाना जाता है। ओरियन के मध्य में यह खोजा गया था, ठीक है। ओरियन के जो है पास में यह खोजा गया था। तो ओरियन क्या है यह देख लेते हैं। ओरियन जो है उसे हंटर तारामंडल के नाम से जाना जाता है। यह भी तारामंडल है, मतलब ताराओं का एक विशेष समूह है जो कि एक विशेष आकृति बनाती है। तो यह एक प्रकार से शिकारी के रूप में दिखता है, पता नहीं कैसे, लेकिन शिकारी के रूप में दिखता है ऐसा माना जाता है। और यह इसे मृग की आकृति के होने के कारण मृग भी कहा जाता है, ठीक है। इसी में होता है साइरस तारामंडल, और यह है हमारा हंटर यानी कि ओरियन, ठीक है। इसके बीच में देखिए, इसके बीच में तारों की संख्या सर्वाधिक होती है। इधर उधर जो है कम होते हैं तारों की संख्या, लेकिन बीच में जो है तारों की संख्या सर्वाधिक होती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में जो है वह सारा तारा स्थित होता है, पश्चिम और दक्षिण, ठीक है। इस प्रकार पश्चिम दिशा, नीचे जो है दक्षिण दिशा, तो दक्षिण पश्चिम में यह है सारा तारा स्थित होता है। बृहद सप्तर्षि देखते हैं। यह भी जो है तारामंडलों का समूह है, बृहद सप्तर्षि और लघु सप्तर्षि। बृहद सप्तर्षि जिसे उर्सा मेजर के नाम से जाना जाता है, यह 7 ताराओं का समूह है, ठीक है। इसके ठीक सामने पर जो होता है ध्रुव तारा स्थित होता है। इससे ध्रुव तारा का ज्ञान मतलब लिया जाता है कि ध्रुव तारा खोजना है तो सबसे पहले सप्तर्षि को ढूंढ लिया जाता है, उसके बाद उर्सा मेजर के माध्यम से मतलब उसे ध्रुव तारा को ढूंढ लिया जाता है। देखिए उर्सा माइनर जो है वह एक प्रकार से करछुल की आकृति का होता है, ठीक है। करछुल इस प्रकार से होता है, दाल वगैरह निकालने का, सब्जी वगैरह मतलब दाल खोलने का डुआ वगैरह टाइप से, ठीक है। तो ये करछुल की आकृति का होता है इस प्रकार से। देखिए ये इसकी भुजा होगी और ये 4 तारे इस प्रकार से हैं, तो ये करछुल की आकृति का ऐसे हो जाता है, ठीक है, सब्जी उब्जी निकालने वाला। ये देखिए ये है लघु सप्तर्षि। लघु सप्तर्षि जो है वह आकार में इससे छोटा होता है दीर्घ सप्तर्षि बृहद सप्तर्षि के, ठीक है। बृहद सप्तर्षि आकार में बड़ा होता है, लघु सप्तर्षि आकार में छोटा होता है, इसलिए इसे उर्सा माइनर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इससे भी ध्रुव तारा का मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ध्रुव तारा इससे बहुत ही इजीली मतलब इससे पता चल जाता है। ये तारे जो होते हैं ना रात में टिमटिमाते रहते हैं। 7 तारे एक ही पास में होते हैं, देखिएगा आप लोग, ठीक है। एक उत्तर दिशा में होता है और एक थोड़ा सा मध्य में होता है स्थित, ठीक है। इससे आप लोग ध्रुव तारा को भी पहचान सकते हैं। यह जो है इसका आकार उल्टा हो जाता है, बृहद सप्तर्षि के उल्टा आकार का यह होता है। ध्रुव तारा की खोज इससे भी की जा सकती है। देखिए नक्षत्र के बारे में देखते हैं, जिसे कॉन्स्टेलेशन के नाम से जाना जाता है। नक्षत्र जो है सूर्य के समूह जो होता है, समूह के तारों का जो है समूह होता है, ठीक है। सूर्य के आसपास जितने तारे होते हैं, तारे के समूह जो होते हैं उसे नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। इसकी संख्या जो होती है 27 होती है। भारतीय मनीषियों ने 28वें नक्षत्र की भी बात कही है यहाँ पर, यानी कि 27-28 नक्षत्र होते हैं विद्यमान, ठीक है। और इसमें 28वां जो नक्षत्र है जिसे भारतीय मनीषियों ने बताया है वह है अभिजीत नक्षत्र, ठीक है। सूर्य जो है एक महीने में 2.2 नक्षत्रों को पार कर जाता है, ठीक है। इसका भारतीय ज्योतिष पर काफ़ी प्रभाव होता है। कुछ प्रमुख नक्षत्र हैं जैसे कि चित्रा हो गया, हस्त हो गया, विशाखा हो गया, अद्रा हो गया, ठीक है, श्रवण हो गया, घनिष्ठा हो गया, माघा हो गया, अनुराधा हो गया, रोहिणी हो गई, ठीक है। ये जो है कुछ 2-4 मतलब नक्षत्रों के नाम है, ठीक। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत देखते हैं, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो है इसे बेल्जियम के पादरी यानी कि पोप चर्च के फादर को कहा जाता है, ठीक है, चर्च के पुजारी को, ठीक है। तो पादरी जो था उसका नाम था जॉर्ज लेमनतेरे, ठीक है। जॉर्ज लेमनतेरे जो है उसने एक महाविस्फोट का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार हुआ यह था कि 15 बिलियन वर्ष पूर्व एक उच्च घनत्व वाला जो तारा है उसमें विस्फोट हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा महाविस्फोट हुआ।
और उसके फलस्वरूप जो है आवेशित कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वह धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगे और इससे फिर स्पेस का निर्माण हुआ। ठीक है, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष निर्माण हुआ, इसी से फिर समय की गणना शुरू की गई, इसे स्पेस टाइम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो कण हैं आपस में धीरे धीरे संकेंद्रित होने लगे, आपस में पास पास आने लगे और ये इससे फिर तारों का निर्माण हुआ, स्टार्स का निर्माण हुआ। बहुत सारे जो तारे हैं वो मिलते गए बनते गए। ठीक है, और तारे मिलकर, बहुत सारे तारे मिलकर आकाश गंगा का फिर यानी कि गैलेक्सी का निर्माण करते गए। 3 गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा जो है मिलकर क्लस्टर का निर्माण, एक सुपर क्लस्टर का निर्माण करता है। ठीक है, और बहुत सारे सुपर क्लस्टर मिलकर एक ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, हब्बल नामक एक खगोलविद ने बताया, वैज्ञानिक ने बताया कि ब्रह्मांड जो है वह धीरे धीरे विस्तारित हो रहा है। ठीक है, और अंतरिक्ष में जो छोड़े गए, इसकी जानकारी के लिए अंतरिक्ष में एक दूरदर्शी छोड़ा गया, इसे हब्बल के नाम पर ही हब्बस दूरदर्शी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इससे ज्ञात ये होता है कि जो आकाशगंगा है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, कैमरे में देखा जाता है। ठीक है, कुछ कुछ समय के बाद देखते रहते हैं, पता चलता रहता है कि सब तारे जो है अपनी अपनी स्थिति से दूर जा रहे हैं, मतलब आकाशगंगा जो है विस्तारित हो रहा है, फैल रहा है। देखिए, इसका मानना यह था कि इसने इस पे आधार, आकाशगंगाओं की बढ़ रही दूरी के आधार पर यह सिद्ध किया। ठीक है, और विद्वानों का मत है कि ब्रह्मांड जो है वह विस्तारित हो रहा है और इसे विस्तारित करने वाली कोई शक्ति है जो इसे दूर दूर मतलब फैला रहा है, कोई शक्ति इसे फैला रहा है। जिस दिन यह शक्ति समाप्त हो जाएगी, ब्रह्मांड फिर से एकदम से सिकुड़ जाएगा। जिस प्रकार से बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से बिग बैंग में महाविस्फोट हुआ था, फैल गए थे, उसी प्रकार से सब आपस में चिपक जाएंगे। तो जब आपस में सब लोग चिपक जाएंगे, पूरा सब पृथ्वी सब ग्रह एकदम से, सूर्य तारे सब एकदम आपस में चटक जाएंगे, तो उसे कहा जाएगा सुपर क्रंच। सुपर क्रंच में कोई नहीं बचेगा, कहाँ बचेगा, उससे पहले ही हम लोग मर जाएंगे। ठीक है, जब सूर्य जो है लाल दानव बनेगा तभी पृथ्वी को निगल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।